हाय एवरीवन, दिस इज आखिरत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो मैं सिंपली डिफाइन करूं पेपर प्रेजेंटेशन, तो पेपर प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ परसेप्शन दैट यू नो एवरीथिंग। तुम्हारे को सब आता है, इस चीज का तुम्हारे को एक परसेप्शन क्रिएट करना है उस चेकर के माइंड में, ठीक है। अब मैं एकदम सिंपल बताऊं कि एक जो 95, जिस बंदे को 95 नंबर आ रहे हैं ना और जिसको 99 आ रहे हैं, दोनों के नॉलेज लेवल में कोई अंतर नहीं है, दोनों को सेम लेवल की नॉलेज है। इसको भी उतना ही पता है जितना इसको पता है, लेकिन इसके नंबर इतने ज्यादा क्यों आ गए? क्योंकि इसने बताया कि भाई मुझे सब आता है। इसने अपने नॉलेज को, अपने थॉट्स को पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करा। उसने बताया कि भाई मुझे आता है, ये नहीं बता पाया अच्छे से, इसीलिए नंबर का डिफरेंस आता है। और अगर मैं बोलूं ना कि 60% मार्क्स तुम्हारे पेपर के नॉलेज से आते हैं, तो बाकी का 40% तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन से आते हैं। इस 40% से एग्जामिनर को पता चलता है कि तुम्हारे को एक्चुअली में आता है, अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, तुम अपने थॉट्स को बता पा रहे हो। वरना नॉलेज का भी क्या फायदा अगर तुम उसको बता ही नहीं पा रहे हो, एग्जामिनर को बता ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में तुम्हारे को इस कॉन्सेप्ट का मतलब पता है। तो इस पेपर प्रेजेंटेशन स्किल को मास्टर कैसे करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं अपने सारे डोमेन सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ मैं तुम्हारे को एक्चुअल कॉपी दिखाऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड के टॉपर की कॉपी होती कैसी है। सारी चीजों को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ये लोग लिखते कैसे हैं भाई कि इनके नंबर इतने ज्यादा आते हैं। और इसके बाद भाई मैं तुम्हारे को गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम्हारे नंबर स्काई रॉकेट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो सब बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन एक्चुअली में दिखता कैसा है फर्स्ट इंप्रेशन? ये देखो भाई, ये होती है एक नूब की कॉपी, जिसको पता ही नहीं होता कि प्रेजेंट कैसे करना है। देखो इसने गलतियां क्या की। इसने क्वेश्चन नंबर यहां लिखा, ऑप्शन यहां लिखा, मैनेजमेंट एज ए साइंस यहां लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम पेपर जो चेकर है ना, वो एकदम पेपर ऐसे ताजा ऐसे उसने खोला और उसको पहली चीज क्या दिख रही है भाई? पहली चीज दिख रही है एक बड़ा सा कट यहाँ पे। तो इससे उसके जो चेकर है ना, उसके दिमाग में क्या बैठा कि ये बच्चा है ना, इसको श्योर नहीं है कि ये आंसर एक्चुअली में मार्क क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि आंसर क्या है, ये बस तुक्के मार रहा है, इसको लग रहा है कभी ये सही है कभी ये सही है। तो इसको ये पता चल गया, फर्स्ट इंप्रेशन ये बन गया इसका। उसके बाद क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 करा, 3 गायब है, डायरेक्ट 4 पे। फिर क्या पता चल गया कि इस बच्चे को तो आता ही नहीं है, इसको कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जामिनर ध्यान ही नहीं देगा तुम्हारी कॉपी पे, कैसे भी चेक कर देगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा कि तुम्हारे को वो नंबर दे। वो ऐसे कुछ भी नंबर चढ़ाएगा, जिसमें लगा उसको नहीं देना है नहीं देगा, एंड वैसे ही करके खत्म कर देगा तुम्हारा पेपर। उसको ध्यान ही नहीं देना है, उसका मूड खराब हो गया, तुमने उसका मूड खराब कर दिया, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी। तो करना क्या है भैया ये बताओ। देखो टॉपर की कॉपी ऐसी होती है भाई, एकदम सुंदर और सुशील। उसको ये नहीं है कि भाई सब कुछ चीज को हटाना, अरे अभी तो बहुत जगह, अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह नहीं जगह, ऐसा वो खेल नहीं करता। उसको पता है कि भाई मैं पेज लेकर लिखूंगा, अच्छे वर्ड्स में लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा। देखो कैसे, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। देखो तुम्हारे को क्या करना है भाई, इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, एकदम अच्छे से क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखा, ऑप्शन के बीच में यहाँ पे गैप छोड़ा, उसके बाद ऑप्शन का पूरा जो कंप्लीट स्टेटमेंट है उसको लिखा। वैसे ही 2, 3, ऑप्शन कितना ही बड़ा हो उसने पूरा कंप्लीट लिखा है, कंप्लीट कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नूब ने देखो क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको लगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बहुत बड़ा है, इसका टाइम ज्यादा जाएगा, इसने डॉट डाल के खत्म कर दिया। एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा, बिल्कुल से मूड खराब हो जाएगा। तुम्हारे को ये काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखो सीक्वेंस, जरा देखो एकदम सीक्वेंस में लिखे इस बच्चे ने 1, 2, 3। अब देखो स्मार्ट माइंड क्या है, देखो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 इस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 ना आता हो, ठीक है, लेकिन क्या इसने ये छोड़ दिया कि अटेम्प्ट ही नहीं करा? नहीं, इसने हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जगह छोड़ दी हो एंड लास्ट में इसको लगाओ कि ठीक है मैं ऑप्शन नंबर डी के लिए अब श्योर हूं, अब मैं लिख देता हूं इस पे ऑप्शन नंबर डी। तो इसने क्या करा भाई, जगह छोड़ दी। और इस नूब ने क्या करा भाई, इस नूब ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 इधर है ही नहीं, हो सकता है लास्ट में लिखा हो सकता है पेपर के कहीं बीच में हटा दिया हो, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का
चेकर का। चेकर का दिमाग जहां तुमने खराब किया वो तुम्हारे नंबर काटना चालू कर देगा, उसका मन ही नहीं करेगा भाई वो क्यों दे तुम्हारा नंबर। एक तो तुम उसका काम बढ़ा रहे हो, तुम जितना काम आसान करोगे वो तुम्हारा उतने नंबर देने वाला है। वही दिक्कत आती है कि यार तुमको पता ही नहीं होता कि तुम्हारी गलतियां कहाँ हैं, तुम पेपर प्रेजेंटेशन अपना सुधारोगे कैसे, पता ही नहीं चलता यार, वो एनालाइज ही नहीं कर पाते यार तुम लोग। तो मेरे लिए भाई फॉर मी इट वाज माय फादर हु इज सीएमए ऑल इंडिया रैंक 8, जिन्होंने मेरे को हेल्प करा पेपर प्रेजेंटेशन में कि आंसर फ्रेम कैसे करना होता है, एग्जामिनर चेक कैसे करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पापा ने मुझे समझाया, गाइड करा। उसके साथ ही साथ सीयूईटी एग्जाम के लिए भी मेरे पापा ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डील कैसे किया जाता है, कैसे फुल में फुल लाया जाता है, कैसे एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। तो मेरे लिए तो इट वॉज माई फादर हु हेल्प मी, हु गाइडेड मी कि इन सारे एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है, अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। और अगर तुम्हारे को भी ऐसा कोई चाहिए कि भाई कोई मिल जाए जो तुम्हारे को गाइड कर दे, तुम्हारे को बताए कि कब क्या करना है, तुम्हारी गलतियां कहाँ हैं वो एनालाइज करके बता दे, तो भाई तुम मेरा ना ये वाला एक कोर्स ट्राई कर सकते हो, डोमिनेट सीबीएसई प्लस सीयूईटी। ये कोर्स तुम्हारे को मेरे ऐप पे मिलने वाला है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुम मेरे ऐप पे जाओगे, यहाँ पे खोलना, इसमें तुम्हारे को मिलने वाला है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर बोथ योर सीबीएसई एंड सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, अभी 25 जनवरी तक यहाँ पे 25% ऑफ मिल रहा है, तुम इसको यूज करोगे, इस कोर्स का प्राइस 25% ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं तुम्हारे को बता दूं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद सोल्यूशन तुम्हारे को मिलने वाले, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे को दूंगा जो तुम्हारे को करने हैं, एंड उसको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। अब देखो यार, हर एक बंदे की एक अप्रोच अलग होती है, उसको अलग तरीके से डील करना होता है, वो तुम्हारे को एक पर्सनल मेंटोर ही बता सकता है कि कैसे करना है, एंड एक्सपीरियंस्ड जिसने एक्चुअली में कभी कुछ करा हो, तो वो तुम्हारे को मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स के पेपर है, अगर तुम्हारे को चेक होकर मिल गया है तो तुम उसकी पीडीएफ मुझे भेज सकते हो, मैं उसको चेक करके एनालाइज करके तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स में दिक्कत क्या है, तुम्हारे वीक पॉइंटर्स क्या है, तुम्हारे को कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को एनालाइज करके बताऊंगा ताकि तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना इजी हो जाए। उसके साथ ही साथ तुम्हारे पास एकदम मेरा नंबर रहेगा, तुम्हारे को जब मर्जी चाहे तुम व्हाट्सएप कर दो मेरे को, तुम बात कर सकते हो मुझसे, एंड तुम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कब करना है, क्या करना है, भैया ये बता दो, ये बता, तुम सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ सीयूईटी के लिए मैं बता दूं, ये बैच सीयूईटी मतलब अगले 7-8 महीने तक तुम्हारा दिमाग क्लियर होने वाला है। सीयूईटी के लिए इसमें तुम्हारे को मिलने वाले 40 फुल मॉक टेस्ट फॉर इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स 10 ईच, तुम्हारे को सभी चीजें मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ ओवर 100+ चैप्टर वाइज मॉक्स मिलेंगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के। यहाँ पे तुम देख सकते हो अपलोड होते जाएंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, एकदम डिटेल में, कि मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन गलती होगी तो तुम एकदम डिटेल में तुम्हारा उसका आंसर चेक कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे इंटरफेस होगा ना मॉक टेस्ट का, वो एकदम एग्जैक्टली सेम होगा जैसा तुम्हारे को यहाँ पे सीयूईटी में मिलने वाला है। सीयूईटी 2025 तुम्हारा सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड होने वाला है, एंड जो वहां पे तुम्हारे को जैसा इंटरफेस मिलेगा वो तुम्हारे को मेरे मॉक टेस्ट पे ही मिल जाएगा। तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं होगा वहां पे, तुमको लगेगा भाई इस पे तो मैंने इतने 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट मैंने ऐसे ही पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रखे हैं, तुम्हारे को दिक्कत नहीं होने वाली। उसके साथ ही साथ तुम्हारे को पर्सनल मेंटरशिप तो पूरे साल भर लगभग मिलने ही वाली है, तो तुम्हारा टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। ये कोर्स तुम्हारे को 25 जनवरी तक 25% ऑफ पे मिलने वाला है। 1000 रुपीज इसकी प्राइस है, 25% ऑफ लगा देना, तुम्हारे को इस पे 25% ऑफ मिल जाएगा। पॉइंटर्स में देखो मैंने एकदम साफ साफ लिख रखा है क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहला आता है लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। देखो इस बच्चे ने क्या करा है, देखो वर्ड्स जो है, ये जो वर्ड है इसके बीच में एकदम स्पेस दे रखा है, पता चल रहा है कि भाई ये एक दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वर्ड के बीच में स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, वर्ड्स के साथ कैरेक्टर्स, इन सब के बीच में इतना स्पेस है कि सारी चीजें क्लियरली दिख रही है। और कुछ नहीं करना भाई, तुम्हारा हैंडराइटिंग गंदा भी हो ना, उसको नीट करने का एक ही तरीका है कि तुम स्पेसिंग थोड़ी ढंग से देना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा अपने आप साफ हो जाएगा हैंडराइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेकंड देखो, अवॉइड कटिंग इन द फर्स्ट फ्यू पेजेस। कुछ स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में ना कटिंग थोड़ा सा अवॉइड करना, हो सके तो नहीं करना, और करना भी है तो स्मार्टली करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हो सकता है कि मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, DIRCTION, स्पेलिंग गलत हो गई। अब नूब क्या करता है, नूब ने ऐसे ऐसे कर दिया, नूब ने ऐसे ऐसे कर दिया, जैसे ये वर्ड उड़ गया वैसे उसके नंबर भी उड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई
टॉपर जो है वो कैसे काटेगा, वो इसको ऐसे काट देगा एंड ऐसा लगेगा कि भाई कुछ मतलब कटा भी नहीं, समझ रहे हो, तो मतलब कटा लेकिन कटा नहीं, ठीक है, ये एकदम कैमोफ्लेज कर जाता है तुम्हारे पेपर के साथ, तुम्हारे उसको एग्जामिनर को पता भी नहीं चलता, वो इतना इग्नोर हो जाता है ना, उसको दिखता भी नहीं कि भाई अच्छा ठीक है कुछ काटा था, फिर उसने ऐसे लिख दिया एकदम सिंपल में, उसका ध्यान ही नहीं जाता इस चीज़ पे, तो उसका दिमाग क्लियर रहता है, तुम जितना उसका दिमाग क्लियर रखोगे वो उतने नंबर तुम्हारे को देने वाला है। तो यही सारी छोटी छोटी बातें, ज़्यादा कुछ नहीं होता तुम्हारे और उस टॉपर, तुम्हारे क्लास के लेजेंड में यही अंतर है कि भाई वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, तुम भी रखोगे तुम्हारे भी नंबर आएंगे। उसके बाद ट्राई टू मेंटेन सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, एंड सीक्वेंस ऑफ आंसर्स कैसे मेंटेन होंगे, एक्सपेरिमेंट विद सीक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग सैंपल पेपर्स, जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो ना तब तुम देखो ना, पता करो ना कि तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 1 से करना है या क्वेश्चन नंबर 35 से करना है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके पॉइंटर्स मैं भूल जाऊंगा अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 35 पहले अटेम्प्ट करना चाहता हूं। ये तुम्हारे को कब पता चलेगा, क्या तुम एकदम फाइनल जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है ना वो एकदम एक समझ लो कि तुम्हारे एक वॉर की तरह है, एक रणभूमि की तरह है, तो उस जंग में जाने के लिए तुम तैयारी करोगे ना, या फिर एकदम लास्ट डे एकदम बोर्ड के दिन बैठे हैं, अब सोच रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 35 का पॉइंटर्स मैं भूल जाऊंगा, अब क्या करूं, क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट कर दूं, ठीक है 35 मैंने करा, 30 उसके बाद 34 करा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया एमसीक्यू, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा चेकर का, उसका मूड खराब हो जाएगा एंड वो नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। तुम्हारे को ऐसी गलतियां नहीं करनी। तो भैया कैसे पता चलेगा कि हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारे दिमाग को फिट क्या बैठता है, सैंपल पेपर सॉल्व करके। तुम्हारे को सैंपल पेपर जो है ना वो सॉल्व करने हैं इस हिसाब से कि तुम बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो, इस टाइप से एकदम आराम से। भाई देखो तो कितना टाइम लगता है नीटली करने में, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता भाई, ये मिसकंसेप्शन है। उसके साथ ही साथ एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दूं, काफी बच्चों को लगता है ना कि इधर भी मार्जिन छोड़नी है इधर भी मार्जिन छोड़नी है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि भाई इधर नहीं छोड़ा तो नंबर कट जाएंगे या फिर मेरी कॉपी खराब दिखने लगेगी, अलग दिखने लगेगी। मैं बताऊं ना, जो लोग तुम्हारे को बोलते हैं कि यहाँ पे चेकर नंबर देता है, मार्जिन छोड़ दिया करो राइट साइड में, अगर उसने कभी सीबीएसई की ओरिजिनल कॉपी उठा के देखी हो तो उसे पता हो ना कि भाई नंबर यहाँ नहीं चढ़ते, नंबर यहाँ चढ़ते ही नहीं। एक्चुअली सीबीएसई की हर एक कॉपी में तुम देखोगे नंबर हमेशा बीच में दिए होते हैं, जहां चेक किया जो आंसर है उसके साथ यहाँ पे लिखा जाता है कि कितने मार्क्स हैं इस आंसर को। कभी भी एग्जामिनर यहाँ पे तुम्हारे को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आंसर जो मार्क्स हैं वो यहाँ चढ़ रहे हैं, कभी नहीं मिलने वाला। तो ऐसा नहीं है भाई, ये मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ना जरूरी है, नहीं है भाई। तुमने नहीं छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट ये एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, कि भाई एक्चुअली में जो रिटन होते हैं ना फुल, जैसे 3 नंबर पे आएंगे, डिफरेंसेस वाले पे आएंगे, सारी चीजों को एकदम डिटेल में डील करने वाला है प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। देखो बीएसटी की बात करते हैं सबसे पहले। बीएसटी में कैसे इसमें करा है भाई, ये जो टॉपर की कॉपी है ना इसने बीएसटी का आंसर कैसे अटेम्प्ट करा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, एक्सप्लेन द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का डायमेंशन एक्सप्लेन करने को पूछा। इस बच्चे ने क्या करा, देखो कितने स्मार्टली आंसर करा। यहाँ पे एक पहले तो क्लाउड चार्ट बना दिया कि डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके 3 पॉइंटर्स इसने पहले लिख दिए। अब दिमाग में क्या बैठा, एग्जामिनर के चेकर के दिमाग में क्या बैठा कि भाई बच्चे ने पहले ही 3 जो मेन पॉइंटर्स थे, वर्क, पीपल, ऑपरेशन, मेंशन कर दिया। मतलब बच्चे को आता है, उसको एग्जैक्ट आंसर पता है, उसको पता है कि भाई ये 3 पॉइंटर्स मैं ढूंढ रहा था, उसने पहले ही मेरे को दिखा दिया। तो वो जो चेकर है वो तुम्हारे ये पूरे चीजों को रीड ही नहीं करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको इतना दिख गया ना भाई कि मेन पॉइंटर्स जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये सही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इसमें क्या लिखा है कंटेंट में। तो तुम्हारे को कंटेंट लिखना नहीं भी आता हो ना तब भी तुम उससे काम चला सकते हो। ये तुम्हारे को स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे और क्या एनालाइज करने वाली बात है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे इससे बताना था कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मान लो चेकर रीड भी कर रहा है तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसने क्या करा, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसने अंडरलाइन कर दिया, बता दिया कि भाई एग्जामिनर देखो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है, एंड वो बता रहा है कि भाई मुझे आता है। तो इसी तरीके से टॉपर्स नंबर उठाते हैं भाई। उसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को चेक करने में हार्डली उसको 10 सेकंड लगने वाले एग्जामिनर को। क्यों? क्योंकि भाई उस बच्चे ने पहले ही बता दिया कि उसे आता है। तुम्हारे को मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला
पेपर प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ परसेप्शन इन माइंड ऑफ एग्जामिनर की मुझे आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आंसर खत्म होने के बाद ना इसने एक लाइन खींच दी कि भाई यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो गया। एंड जब भी ऐसे जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, 5-6 नंबर के होते हैं, जब भी एक नया आंसर स्टार्ट करो ना, ट्राई करो उसको न्यू पेज से। जैसे इसने यहाँ पे लाइन खींच दिया एंड इसका नेक्स्ट आंसर जो होगा वो न्यू पेज पे होगा, एकदम क्लीन दिखने वाली है कॉपी। चेकर को इसके पेपर को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ही तुम्हारे को करना है भाई। पेपर लो ना यार, पेपर यूज करो, सप्लीमेंट्स यूज करो, लेते जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री के हैं भाई, तुमने उसके लिए पैसे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम पेपर लेने में कोई कमी मत करना, सबसे पहली बात। एंड फैला फैला कर लिखो भाई, जगह छोड़ छोड़ कर लिखो। देखो पॉइंटर्स के बीच में जगह है, यहाँ पे पॉइंटर्स के बीच में जगह है, देखो यहाँ पे जगह है। तो इसी तरीके से पेपर क्लीन एंड नीट बनता है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। ये तो हो गया बीएसटी में। अब देखो यहाँ पे इको का इसने कैसे आंसर करा है कि यहाँ पे क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गुड सिल्वर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट्स। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना पॉइंटर्स लिखने भाई? सिर्फ 3 लिखने। ज्यादा भाई अगर तुम्हारे को एग्जैक्ट पता है ना कि तुम्हारे को क्या आंसर लिखना है, तो 3 से ज्यादा पॉइंटर्स बनने भी नहीं चाहिए उसके। लोग कहते हैं भाई 4 पॉइंटर्स लिख दो, एक्स्ट्रा लिख दो, 5 लिख दो, नहीं होता भाई। वैसे अगर तुम्हारे को पता है कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, तो बस उतना ही लिखो। कंटेंट को एकदम कॉन्साइज रखो, ठीक है। 3 नंबर के हैं तो 3 पॉइंटर्स होंगे, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंटर्स होंगे, 6 का है तो 6 पॉइंटर्स होंगे। तो वैसे ही करके तुम्हारे को करना है। 6 में और भी टेक्निक्स बताऊंगा, 6 नंबर के आंसर को कैसे लिखना है जब ना आता हो, तब उसको भी डील करेंगे। तो इसने कितने स्मार्टली आंसर करा है, देखो। जो चेकर होता है ना, वो क्या करे है, उसने रीड करा कि जितना अंडरलाइन पॉइंट्स है उसको उतना ही रीड करना है। एक्सपोर्ट सरप्लस यूज्ड टू फंड ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई एकदम टू द पॉइंट आंसर है, तो उसने 1 मार्क्स यहाँ दे दिया। लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट वेयर एक्सपेंसिव ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो उसने इतना पढ़ लिया, उसको यहाँ पे मार्क्स दे दिया। उसके साथ साथ प्रॉफिट्स वेयर डाइवर्टेड टू ब्रिटेन रिजल्टिंग इन नो इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंडिया, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 3 नंबर इस क्वेश्चन पे मिल गए। एकदम सिंपली लिखना है भाई। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर देना है। कैसे? तो अंडरलाइन करके, बस ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, ज्यादा कुछ नहीं होता। नीट कॉपी ऐसे ही बनती है। अब देखो अकाउंट्स का कैसे करना है तुम्हारे को। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। जो मेन आंसर था, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था, उसको सबसे पहले बना दिया। उसके बाद नीचे से वर्किंग नोट स्टार्ट की इसने, वर्किंग नोट पूरा दिखा दिया क्लियर। देखो कट्स इसके भी हैं, लेकिन कट्स क्लियर हैं, दिख रहा है कि भाई ऐसे ऐसे काटा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम क्लीन होनी चाहिए तुम्हारी। इसने यहीं पे कर दिया। इसको तुम कोशिश करना कि एक जो अलग से रफ शीट ले लो, या तो आंसर शीट के एकदम बैक वाले लास्ट पेज पे कर लो। ये ऐसे करके यहाँ पे तुम अगर मार्जिन बनाया तो कर सकते हो, मार्जिन नहीं बनाया तो ये एक गलत तरीका है, यहाँ ऐसे नहीं करना था, ठीक है। पेपर क्लीन दिखनी चाहिए। देखो यहाँ से मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन के साथ तुम कर सकते हो। नहीं मार्जिन है तो लास्ट पेज पे करोगे, रफ पेज पे करोगे, इसमें साइड में नहीं लिखना, ठीक है। और तुम्हारे को जर्नल एंट्रीज में क्या ध्यान देना कि यहाँ पे कट्स नहीं होना चाहिए, कट्स मैक्सिमम अवॉइड करना जर्नल एंट्रीज में। यहाँ पे अगर तुमने 80,000 यहाँ लिख दिया तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना यार एग्जामिनर को कि भाई डेबिट यहाँ लिखा था, यहाँ पे उसका वैल्यू लिख रहे हो, तो अगर तुम उसको दिक्कत दोगे तो वो तुम्हें दिक्कत दे देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। बाकी मार्जिन के यहाँ पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना रफ सीट पे, ठीक है। ये अकाउंटेंसी का हो गई। अब और डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो लिख दो, इंप्रेस हो जाएगा, उसको एकदम लगेगा कि भाई बच्चे ने बेसिस भी लिख दिया, वाह, इसको तो नंबर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन उसका ये बन गया। लीव स्पेसिंग, इस पे भी आते हैं, दिखाता हूँ कॉपी कैसी दिखती है। भाई सबसे पहले तो बेसिस लिखा, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ा कि भाई एकदम स्पेस है। उसके साथ साथ स्पेस, एक और चीज क्या ध्यान देना है यहाँ पे, इसने ये लिखा कैपिटल लॉस का एक्सप्लेनेशन लिखा, कैपिटल लॉस का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो गया, इसके 2 लाइन बच गए। बट डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग था उसके यहाँ पे 1 ही लाइन बच रहा है। क्या इसने ये जो नेचर है इसका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया? नहीं, इसने यहाँ पे जगह छोड़ी कि भाई एक ही एकदम सेम अमाउंट ऑफ जो वो है स्पेस है, उतने में ही एक मेरा मीनिंग कंप्लीट होगा। नेचर हो सकता है इसका 1 ही लाइन में खत्म हो जाता और इसके 3 लाइन है, तो 3 लाइन के बाद तुम लाइन खींचोगे ताकि सारी चीजें क्लियर दिखें। भाई पेज लो भाई, तुमने पेज के पैसे दिए हैं, ठीक
ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज, डिफरेंसेस वाले आंसर्स ट्राई करना न्यू पेज में, वरना फिर तुम्हारे को वापस से वही फिर से बनाना पड़ेगा, सारी चीजें टेबल्स तुम्हारे को फिर से बनानी पड़ेगी। तो कोशिश करना डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करने, एंड ऐड एग्जांपल्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें तुम एग्जांपल ऐड कर सकते हो, जैसे डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस, इसमें ये बच्चा एग्जांपल ऐड कर सकता है, इसने नहीं करा, कर देते तो भाई और बेटर हो जाएगा। एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे, हो सकता है ये सिर्फ 3 मार्क्स का, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे, बट हो सकता है कि इसमें एग्जामिनर को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा कि प्रोविजन में इसने उतना अच्छा नहीं लिखा यार, लेकिन उसने देखा कि एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वो वहां पे कॉम्पेंसेट कर देगा तुम्हारे मार्क्स। तो इसमें 3 में 3 वैसे मिल जाएंगे। स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डिफरेंसेस वाले हो गए। अब आओ लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन कि 6 नंबर वाले आंसर कैसे अटेम्प्ट करने। 6 नंबर के जो आंसर्स है ना, पहले तो रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद सोचो कि भाई तुम्हारे को इसमें आंसर क्या क्या करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस तुमसे पूछा गया, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस तुम एक काम करो, सबसे पहले तो एक रफ शीट ले लो, ठीक है। रफ शीट पे सारे पॉइंटर्स लिख लो जो जो तुम्हारे को 6 नंबर में लिखना है। अब एकदम सिंपल से समझो यार, मान लो तुम्हारे से पूछ दिया क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, ठीक है, 6 नंबर में। तुम क्या करोगे, एकदम पहले तो एकदम शांत हो जाओ, ठीक है। तुम्हारे को जितने पॉइंटर्स आ रहे हैं तुम कैसे दिमाग में याद करोगे। तुम्हारे पास एक रफ शीट होगी, ठीक है। रफ शीट में तुम्हारे को क्या करना है, जॉट डाउन द पॉइंटर्स ऑन द बैक पेज। जो रफ शीट है या बैक पेज है उस पर सारे पॉइंटर्स लिख लिए तुमने कि मेरे को ये वाला पॉइंटर्स है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस लिख लिया। उसके बाद अगर तुम्हारा ऐसा कोई कीवर्ड याद आ रहा है, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है और तुम्हारे को कोई कीवर्ड याद आ रहा है तो तुमने वहाँ पे छोटा सा कीवर्ड भी लिख लिया। सेकंड पॉइंटर यहाँ पे लिख लिया, थर्ड पॉइंटर यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ ऐसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि तुम्हारे को सिर्फ 5 ही पॉइंटर्स आते हैं, 5 ही पॉइंटर्स आते हैं, छठा आता है बट उसका एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं आता, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन हो गया। या फिर मान लो कि तुम्हारे को पॉइंटर्स सारे आते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन किसी का भी नहीं आता अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लेन करना नहीं आता तुम्हारे को। उस केस में तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम्हारे स्ट्रक्चर बना लिया कि मैंने 6 पॉइंटर्स जो जो मुझे लिखने हैं वो मैंने लिख लिया। तुम्हारे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ये भी लिख सकता था, इस पॉइंट में ना, पॉइंट नंबर 1 में ये वाला कीवर्ड मैं लिख सकता था, ये मैं भूल गया। तो भाई ऐसा ना हो, इसीलिए सबसे पहले जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेंटेन द स्ट्रक्चर कि तुम्हारे को कैसे लिखना है, अप्रोच कैसे करना है, एंड मेक क्लाउड मैप्स। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला ना कि भाई तुम्हारे को 6 पॉइंटर्स तो आते हैं, पॉइंटर्स रटे हुए हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। उस केस में क्या करोगे भाई, तुम क्लाउड मैप बना दोगे। जैसे इस बच्चे ने कैसे अप्रोच करा है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस ने पूछ दिया, ठीक है, 6 नंबर में पूछ दिया, अब पॉइंटर्स तो 5 ही हैं, क्या किया इसने, एक क्लाउड बना दिया। इससे क्या पता चला कि एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई इसको सारे पॉइंटर्स आते हैं, ठीक है। तो इसने एक टिक लगा दिया एंड इसका दिमाग में इंप्रेशन क्या बन गया कि इस बच्चे को पूरा आता है। उसके बाद वो ऐसे ही परसेप्शन से चेक करेगा कि इस बच्चे को पूरा आता है, वो नंबर देता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो तुम ऐसे स्मार्टली खेलो भाई, पॉइंटर्स नहीं आते, लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप तुम्हारे को क्लियर होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पेपर प्रेजेंटेशन का एकदम डिटेल में मैंने बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। कुछ खास जानना है तो भाई कमेंट कर दो, मैं उसके लिए भी क्लियर कर दूंगा। तुम्हारे को कोई मिसकंसेप्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। एंड अगर तुम्हारे को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए कि भाई मेरे को जानना है कि क्या करना है, कैसे करना है, एक टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, मेरे को कोई पर्सनली गाइड कर दे, मेरे को कोई एनालाइज कर दे, तो तुम ये वाला बैच ले सकते हो। 25 जनवरी तक इस पर 25% ऑफ है, तुम इसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।